अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल यकीनन इसके जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पैक्ट्स हैं वो तो सबके सामने हैं और उसी के फिर असरात मजमूई तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे ये सूरत हाल ख़राब है और फिर इसके जो इकॉनमी पे असरात हैं, ये वो सब पहलू हैं जिन पर आज भी गौर किया जा रहा है। और जब ये इंशाल्लाह सूरत हाल से हम जब निकल आएंगे तो फिर डेफ़िनेटली इसका जो इकनॉमिक इम्पैक्ट है उस पे यकीनन वो बात भी होगी और वो सबसे अहम पहलू होगा। तो जिन ममालिक में भी इस सूरत हाल का सामना है वहाँ पे इकनॉमिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं और इसके जो वो दूरस असरात वो ज़ाहिर होंगे। लेकिन अगर हम बात करें साउथ एशिया की तो ये यकीनन यहाँ पे चूँकि अगर हम चाइना को एक तरफ रखें तो फिर जो गरीब ममालिक हैं उनकी तादाद है, तो यहाँ पे जो इसके इकनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते हैं, तो इसी बारे में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पिछले दिनों आई और ये रिपोर्ट साउथ एशिया चीफ़ इकोनॉमिस्ट ऑफिस जो है वर्ल्ड बैंक का और इसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस, ये जो वर्ल्ड बैंक के ज़ैली इदारे हैं या इनको यूनिट्स कह लें, इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। तो इस रिपोर्ट के अंदर जो साउथ एशिया की इसमें जो इंक्लूड किया गया पाकिस्तान को, इंडिया को, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और भूटान, तो इन ममालिक पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मजमूई तौर पर इस खित्ते में इसका इम्पैक्ट क्या होगा और फिर अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है 108 सफ़ात की तकरीबन ये रिपोर्ट है और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट जो लोग इकॉनमी में दिलचस्पी रखते हैं या जिन लोगों को जो इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट होता है उनके लिए अहम होगी। इसके साथ साथ ये रिपोर्ट आपको ये भी बताती है कि अगले सालों में यानी जो कोरोना के बाद जब हम इस सूरत हाल से इंशाल्लाह निकल आएंगे तो फिर मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या होगी बिज़नेस की और कौन से सेक्टर्स हैं जो वो बेहतर अंदाज में चल पाएंगे, किन सेक्टर्स में वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो बिज़नेसमैन हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं और उनके लिए भी ये एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट होगी ताकि वो अपनी जो फ्यूचर की प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर सकें। अच्छा कि अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के अंदर, तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें जो आज मैंने ये चेक किया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो WHO के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो कन्फर्म केसेस हैं वो 6000 प्लस हैं, इंडिया के अंदर वो 11439, अफ़गानिस्तान 770, श्रीलंका 233, बांग्लादेश 1012, मालदीव 20, नेपाल 16 और भूटान 5। ये वो केसेस हैं जो ये जो कंफर्म केसेस हैं कोरोना के। और इसमें जो वर्ल्ड बैंक वो कहता है कि चूँकि साउथ एशिया के अंदर एक पॉपुलेशन डेंसिटी वो ज़्यादा होती है और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है लोग गरीब भी होते हैं, तो उसमें जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो भी कम होती हैं, तो इसका जो मजमूई तौर पर इम्पैक्ट है वो साउथ एशिया पे ज़्यादा हो सकता है। और फिर चूँकि ये इन ममालिक की वो जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं होती, तो फिर इसके जो नताइज हैं वो मजमूई तौर पर जहाँ पे आपको एक हेल्थ थ्रेट्स की सूरत में चीज़ें मिलेंगी इस खित्ते में और वर्स्ट के सिनेरियो में फिर आपकी जो वो आप जो आपको वर्स्ट सिचुएशन है इकॉनमी की उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बाद अगर आप अच्छा ये इस पर जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि इससे पहले भी जो इकनॉमिक क्राइसिस आती हैं तो उसके अंदर चीज़ें डिफरेंट होती है, लेकिन ये जो आपका क्राइसिस है ये थोड़ा यूनिक है। एक तो इसके अंदर ये है कि पहले नॉर्मली ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी जगह पे आपकी GDP जो है वो डिस्टर्ब होती है या आपकी कोई एक इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है या आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम आते हैं या फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो जब आपका एक इकॉनमी साइकिल में चल रही होती है तो फिर जो आपकी डिमांड होती है वो उसको जो वो सपोर्ट दे देती है। और कई दफ़ा आपको ये चीज़ें होती हैं कि आपकी अगर डिमांड डिस्टर्ब हो रही होती है तो सप्लाई जो उसको वो मेंटेन कर लेती है। लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो आपकी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं जिसमें डेफिनेटली प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुई है, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हुई है और फिर ओवरऑल जो आपकी जो फंड्स हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं और फिर आपकी ह्यूमन रिसोर्स भी डिस्टर्ब हुई है, तो इससे सप्लाई। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि मजमूई तौर पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी बदहाल है और इसका इम्पेक्ट जो वो लोएस्ट लेवल पर भी आया
आया और एवरेज लेवल पर भी आया, तो इससे जो आपकी जो ख़ास तौर पे जो आपकी कंजम्पशन है वो डिस्टर्ब हो गया है। कि पहले अगर आपकी जीडीपी में जीडीपी डिस्टर्ब होती है तो कंजम्पशन, जो साइक्लिक कंजम्पशन होती है, वो उसको एक टाइम पे आके आपकी इकोनॉमी को थोड़ा सहारा दे सकती है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आपकी जीडीपी तो वो डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन कंजम्पशन जो है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है। डिमांड जो है वो उसमें प्रॉब्लम आया है, और उसमें फिर वो जो सर्विस सेक्टर है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट वो बुरी तरह हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो आपकी माइग्रेशन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होती है, लाइक जो आपके जो रूरल एरिया से लोग शहरों में आए होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो जब ये वाली सिचुएशन के अंदर वो भी आपकी डिस्टर्ब होगी, तो आपकी वो दोबारा माइग्रेट किए अपने रूरल एरियाज़ की तरफ, तो जिससे आपका जो आपको एक उस तरह से भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। दूसरा, अगर आप बात करें इसकी सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर के अंदर आपको पता है कि हमारे यहाँ जो वो इनफॉर्मल सेक्टर वो ज़्यादा होता है सर्विसेज की अगर बात करें। और इसी तरह आपको जो आपके फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर भी आपको इनफॉर्मल सेक्टर, अगर सादा अल्फाज में बात करें तो आपको एक रजिस्टर्ड जो वो ह्यूमन रिसोर्स वो नहीं मिलती। आपको ये नहीं पता होता कि कितने लोग कहाँ पे काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप आज डेली वेजेस का डाटा इकट्ठा करना चाहें तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो मुमकिन नहीं होता कि कोई एग्रीमेंट करके, रिटर्न एग्रीमेंट करके कोई किसी जगह दिहाड़ी कर रहा हो। तो वो चीज़ें इवन आपके जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी आपको इनफॉर्मल वो एम्प्लॉयमेंट नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि जब आपकी जो इंडस्ट्री रुक गई तो फिर आपका जो ये सारे का सारा जो मामला वो डिस्टर्ब हुआ और उससे आपको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखें कि यहाँ पे ये होगा कि जो फूड डिमांड है वो डेफिनेटली अपनी जगह परसिस्ट करेगी, लेकिन जब सप्लाई के इश्यूज़ आएंगे और फिर आपकी जो फूड की डिमांड है ये आपको आपकी ओवरऑल जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। और डेफिनेटली पैनिक की सिचुएशन में लोग ये भी कर सकते हैं कि वो जो फूड आइटम्स हैं उसको इकट्ठा करना शुरू कर दें, और जब वो इकट्ठा करेंगे तो डेफिनेटली उसमें फिर वो सप्लाई के इशू आएंगे, और फिर उसके बाद जब ये चीज़ें नॉर्मल की तरफ जाएंगी तो फिर आपको इसके अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर वो इशू आएगा, तो इसका इफ़ेक्ट वो आएगा। और मजमूई तौर पर अगर वो कहते हैं जी कि ऐसे ममालिक, ख़ास तौर पर अगर मालदीव की बात करें जिनकी इकॉनमी बेस करती है टूरिज़म पे, वो बुरी तरह इससे मुतासर होंगे, क्योंकि मालदीव में यकीनन केसेस कम हैं, लेकिन जब आप इसकी ये एक पैंडेमिक है और इसके अंदर जो आपकी जो मूवमेंट है वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो फिर आपके जो ऐसे ममालिक जो टूरिज़म पे बेस्ड करते हैं और या उनकी जो इकानमी है वो बुरी तरह डिस्टर्ब होगी। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट्स जो है वो यकीनन नीचे आएंगी, और फिर वो वाले ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ पे जिनकी इकानमी का एक हिस्सा एक्सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इसके असरात भी वो आएंगे। तो ये वो मजमूई तौर पर है जी सारे का सारा मामला जो इसको करेगा। और वो कहते हैं जी कि जो रीजनल GDP है जो एक्सपेक्टेड थी अगले 6 महीनों में 6.3 तक, वो 1.8 to 2.8% तक आ जाएगी। तो ये आपका मजमूई तौर पर साउथ एशिया के अंदर वो सिचुएशन हो सकती है अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो पे जाएं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बात। तो पाकिस्तान वो कहते हैं जी कि अगरचे पिछले साल के अंदर जो इकॉनमी है वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके अंदर ये बेहतर हो रही थी, और लेकिन जो इसका इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट था वो स्लो डाउन था। बट वो कहते हैं जी कि जो अगर ये सिचुएशन ऐसी रहती है तो फिर 2019-20 के अंदर जो GDP है वो माइनस में जा सकती है, -1.3 और इससे भी नीचे जा सकती है अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो कहते हैं जी कि ये तो 2019-20 है ना, जो कि ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होएगा जून में। अगर आप 2020-21 के बात करें तो इसके अंदर जो हमारी GDP है वो 0.9% पे हो सकती है। और फिर आप जब 2021 और 22 में जाते हैं तो फिर ये दोबारा 3.2 पे आएगी, और फिर इसको नॉर्मल होते होते टाइम लेगा। तो ये आपका है जी इफ़ेक्ट, जो कि आप जो करंट इफ़ेक्ट है। और इंशाल्लाह अगर ये हालात इंशाल्लाह ये जो हालात हैं ये ठीक हो जाएंगे तो फिर आगे अगले सालों में क्या सिचुएशन होगी और उससे अगले सालों में क्या होगी। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जब हम बात करते हैं कि हमारी इस सिचुएशन के अंदर भी जो GDP है वो इंडस्ट्रियल GDP तो इनके मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक 0.1% तक जा सकती है माइनस में, और सर्विसेज
सेक्टर जो है वो भी नेगेटिव में जा सकता है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इकॉनमी है वो भी जो एग्रीकल्चर जीडीपी है वो भी यकीनन डिस्टर्ब तो होएगी, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं जा रही। तो ये एक आपका प्लस पॉइंट है। इस पर आगे चल के डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद चूँकि ये सारे मामले के अंदर आपकी ट्रेड डिस्टर्ब हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो रही है, और इसके बाद आपके जो एक्सपोर्ट है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इसमें आपको और चूँकि हमारे यहाँ जैसे मैंने पहले बात की इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और वो जो माइग्रेशन है रूरल एरियाज़ की तरफ बैकवर्ड, तो ये सारी चीज़ें तरफ जा सकती है। अब इसके अंदर करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो वो स्मार्ट प्ले करना होगा। आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो इस तरह से बनानी पड़ेंगी कि यकीनन इस सूरत हाल से तो हमने निकलना ही निकलना है, लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन इसके बाद जब आप जो इकॉनमी है इस पे आपको बड़ा स्मार्ट प्ले करना होगा। आपको पैनिक होकर कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं बना देनी चाहिए कि जैसे कि एकदम अगर लॉकडाउन खोल देते हैं जी कि इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो यकीनन उसका फिर इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा होगा, और उससे हमारे लिए चूँकि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो वीक है, तो वो हम कोलैप्स की तरफ जा सकते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो इकॉनमी पे भी आएगा। लेकिन अगर आप बात करें कि एक प्लानिंग के साथ और एक प्रॉपर एक आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा सारे मामले के अंदर, तो फिर डेफिनेटली आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर अगर आप फोकस करें तो आप वर्स्ट के सिनेरियो में भी वो सस्टेन कर सकते हैं। तो उसमें डेफिनेटली जो हमारे पास एक ब्लेसिंग है वो है हमारी रूरल इकॉनमी। वो रूरल इकॉनमी ऐसी है कि जैसी भी सिचुएशन हो वो अपने ऑटो पे चल रही होती है, और उसके अंदर डेफिनेटली मेजर रोल होता है एग्रीकल्चर का और फिर लाइफ स्टॉक सेक्टर का। तो आपने देखा कि इस सिचुएशन के अंदर भी जो रूरल एक्टिविटीज़ थी वो अपनी जगह जारी रहीं। यकीनन उसके अंदर भी प्रॉब्लम आया कि अगर आप मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, दूध की, तो उसमें डिमांड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई और प्रोडक्शन अपनी जगह मौजूद रही, लेकिन उस तरह से आगे डिमांड कम हुई। स्पेशली जो इसकी जो कमर्शियल सेक्टर के अंदर इसकी यूटिलाइजेशन होती है वो कम हुई, तो उससे आपकी वो चीज़ें डिस्टर्ब हुई। लेकिन प्रोडक्शन अपनी जगह मौजूद रही, और जो रूरल इकॉनमी के अंदर जो रोल होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो अपनी जगह मौजूद रहा। और इसमें डेफिनेटली ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, और ये वो सेक्टर है जिस पे हम फोकस करके जो हमारा एक जो काबिल ज़िक्र हिस्सा वो रूरल इकॉनमी पे बेस करता है। तो हम जो हमारी पॉपुलेशन है देहातों में, उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हम अपनी ट्रेड प्लानिंग वो इस तरह से कर सकते हैं कि हमारा फोकस वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहे, और इस पर डेफिनेटली बहुत सारी प्रपोजल्स वो आ भी रही हैं। अगर हम बात करें लाइफ स्टॉक सेक्टर की, तो लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर अभी चंद दिन पहले ही एक प्रपोजल गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो मीट एक्सपोर्टर्स की तरफ से। उस पर हम अलग से वीडियो करेंगे, उसकी डिटेल्स क्या हैं। तो उसके अंदर कहा गया जी कि देखें अभी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड वो दुनिया के अंदर नहीं है। इसके अंदर अगर बात करें, अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर डेफिनेटली उस तरह से एक्सपोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं हैं। लेकिन जो मीट सेक्टर की बात करें, तो मीट सेक्टर की डेफिनेटली जो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर तो इसका शेयर कम है, लेकिन इस वक्त जो डिमांड्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि आप इसमें आप अलग से जो एक तो आप एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करें, उनको सब्सिडाइज़ करें इस सिचुएशन में, और उसके साथ साथ फिर जो आपकी जो इनकी लॉजिस्टिक्स है और जो आपकी इस पर स्पेशल फ़्लाइट्स कार्गो फ़्लाइट्स वो अरेंज करनी चाहिए, ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जाए, और फिर आगे जो इसकी जो सप्लाई चेन के अंदर इश्यूज़ हैं उनको भी वो हैंडल किया जाए। जैसे आपका पोल्ट्री सेक्टर है, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट की तरफ जा सकता है। फिर आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर देखना पड़ेगा कि आप अगर एक तरफ आप एक्सपोर्ट को सपोर्ट करें तो दूसरी तरफ आपको प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसमें फिर जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर वो इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपकी जो प्रोडक्शन साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वो अपनी जगह कंटिन्यू रहें। फिर डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको वो सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि आपकी एक तरफ प्रोडक्शन भी ये ना हो कि आप इधर से चीज़ें बाहर निकलती रहें और पीछे आपकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाए। तो फिर उससे वो चूँकि हमारे यहाँ उस तरह से अगर लाइफ स्टॉक सेक्टर की खासतौर पर बात करें तो उसमें तो प्रोडक्शन उस तरह से डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें डेफिनेटली आपको वो चीज़ें उस तरह से फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये है जी वो सेक्टर जिस पे अगर आप फोकस करें तो आपको मजमूई तौर पर जो आपकी इकॉनमी है उसको। और अगर आप इस रिपोर्ट की भी बात करें तो इसमें भी
जो आपकी अगर आप बाकी सेक्टर्स की बात करें तो उनकी जीडीपी वो नेगेटिव में जाएगी, लेकिन एग्रीकल्चर एक सेक्टर है जिसकी पॉजिटिव में जा सकती है। और अगर आप पिछले साल की भी बात करें तो उसमें भी यकीनन जो लाइफ स्टॉक सेक्टर था उसी ने ही सहारा दिया था जीडीपी को, जिसकी वजह से आपको आपकी इकॉनमी को सहारा मिला। अदरवाइज़ ये फिगर जो पिछले साल के फिगर थे वो भी बड़े वो ख़तरनाक आ जाने थे। तो इसलिए जी ये एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक सेक्टर पर फोकस करना पड़ेगा। फिर जो आप अपनी ये जो मौजूदा सिचुएशन है इसके अंदर आप इकॉनमी को सहारा दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।